हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का 6th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा क्यों है। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे Where are most of the people employed? यानी हम जानेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का किस सेक्टर में कितना शेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, दो ग्राफ्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। एक ग्राफ में लिखा है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट और दूसरे ग्राफ पर क्या लिखा है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। तो फ्रेंड्स, एक जो ग्राफ है वो आपको बता रहा है कि एम्प्लॉयमेंट यानी लोग कौन से सेक्टर में कितने हैं, वो परसेंटेज आपको दिखा रहा है ये ग्राफ। और दूसरा ग्राफ बता रहा है कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की यानी हमारे कंट्री की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो चलिए इन ग्राफ्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम ग्राफ में देखें तो 1972-1973 में प्राइमरी सेक्टर में 74% लोग काम करते थे, सेकेंडरी सेक्टर में 11% लोग इंगेज थे और टर्शरी सेक्टर में 15% लोग एम्प्लॉयड थे। वहीं 2011-12 में अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, जो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का शेयर डिक्रीज होकर सिर्फ 49% रह गया है। इस तरह से सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़कर 24% हो गया है और टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का शेयर बढ़कर 27% हो गया है। चलिए अब इस फैक्चुअल डेटा को थोड़ा एनालाइज करते हैं। फ्रेंड्स, अब जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, तो हम अगर जीडीपी की टर्म्स में देखें तो टर्शरी सेक्टर में इसका शेयर बड़ा है। मतलब टर्शरी सेक्टर ने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया है। पर फ्रेंड्स, जिस स्पीड से इस सेक्टर ने ग्रो किया है और हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दिया है, उतनी स्पीड से यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई है, जैसा कि ग्राफ्स में देखकर साफ है। क्योंकि देखिए, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट के ग्राफ को देखें तो साफ दिखता है कि एम्प्लॉयमेंट में जो रेशियो है, जो शेयर है, वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है। मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा नहीं हुई है जितना कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हुआ है। यानी सिर्फ 15% से 27% ही बढ़ोतरी हुई है एम्प्लॉयमेंट में, किसकी, टर्शरी सेक्टर की। फ्रेंड्स, ऐसा ही सेकेंडरी सेक्टर में देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी 11% से सिर्फ 24% तक ही बढ़ा है क्या, एम्प्लॉयमेंट का रेट। फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट 74% से घटकर सिर्फ 49% रह गई है। लेकिन अगर हम जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो ये उतनी अच्छी नहीं रही है। इससे हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उस हिसाब से इस सेक्टर ने जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। यानी प्राइमरी सेक्टर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जरूर देता है, लेकिन जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, कंट्रीब्यूशन जो है प्राइमरी सेक्टर का, वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से कम है। So friends, the shift in the share of GDP is not same to the share in the employment. तो ये जो शिफ्ट है शेयर ऑफ जीडीपी में, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जीडीपी में टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है
राइट। उसके बाद किसका कंट्रीब्यूशन है? सेकेंडरी का। और फिर लास्ट में प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ नजर डालें तो वहां पर उल्टा है। वहां पर क्या है? प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लोगों को, और उसके बाद कौन दे रहा है? उसके बाद टर्शियरी सेक्टर, और फिर सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लोगों को। लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स, किसी भी सेक्टर की ग्रोथ जो है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है, वो किससे पता चलती है? बताइए। आउटपुट से और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, दोनों से। और यहाँ पर इंडिया में जब हम इन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये जो प्रोपोर्शन है आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ये थोड़ा बिगड़ा हुआ है। यानी जितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। यानी कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का, वो उतना नहीं हो पा रहा। जैसा कि फ्रेंड्स, अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो कि आप लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, 5 लोगों का ग्रुप है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो जाहिर सी बात है जब लोग ज्यादा हैं तो आपका काम भी जल्दी होगा और आउटपुट भी बहुत अच्छा आएगा। और ऑन द अदर हैंड, एक वन ऑफ योर फ्रेंड्स वो अकेला काम कर रहा है, तो आउटपुट भी उतना अच्छा नहीं आएगा और बहुत लेट भी होगा। तो इससे साफ है कि अगर प्राइमरी सेक्टर में लोग इतने ज्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतनी ज्यादा हो रही है, तो ये जो आउटपुट आ रहा है, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो उतना ज्यादा क्यों नहीं हो रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कायदे से तो अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो आउटपुट भी ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो फ्रेंड्स, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है रीजन? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में हम अभी आपको डिटेल में बताते हैं। ऑल्दो फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स जो हैं, इन सेक्टर्स में इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर यहाँ पर जॉब्स होंगी ही नहीं तो लोग तो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही रहेंगे, यहाँ पर कैसे जाएंगे? अगर जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स जनरेट होंगी, तभी तो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट जो शेयर है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो जनरेट नहीं हुई हैं इतनी ज्यादा। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी एक रीजन है कि जैसे टर्शियरी सेक्टर है, यहाँ पर स्किल, एजुकेशन, इन सब की जरूरत ज्यादा होती है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो अगर मशीनरी चलानी है या कोई टेक्निकल चीज करनी है तो ट्रेनिंग जरूरी है, तो वो सबके पास नहीं होता। तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का शेयर जो है वो इतना कम है और प्राइमरी में इतना ज्यादा है। और इसके साथ साथ जैसे हमने आपको बताया, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों प्राइमरी सेक्टर में इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है और आउटपुट इतना कम है। अब आउटपुट इतना कम क्यों है? क्योंकि लोग तो बहुत ज्यादा हैं। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो समझते हैं। फ्रेंड्स, इट इज अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट which is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Friends, इसका मतलब ये कि disguised unemployment एक तरह की अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो कि छुपी हुई है। लोग काम जरूर कर रहे हैं लेकिन फुल पोटेंशियल में नहीं कर रहे। मतलब एक झुंड है जो खेती बाड़ी कर रहा है तो वो सभी एक ही चीज कर रहे हैं। अगर सब बीज बो रहे हैं तो कुछ और लोग उसमें शामिल हो गए, तो इसमें सबकी जरूरत नहीं है, लेकिन सभी लोग काम कर रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन क्लियरली आपको विजिबल होगा कि वो अनएम्प्लॉयड है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी एक फार्मर है, उसके पास 2 हेक्टेयर्स लैंड है जिस पर ज्वार, अरहर कल्टीवेट की जाती है, और पानी के लिए सिर्फ उनके पास बारिश का ही ऑप्शन है। लैंड पर पूरे साल फैमिली के 5 लोग मिलकर काम करते हैं, मतलब लक्ष्मी और उसके साथ साथ 4 और लोग फैमिली के
उस फार्म पर काम करते हैं। फैमिली के सारे लोग डेली फार्म पर काम कर रहे हैं। कहने को कोई भी खाली नहीं बैठा, पर यहाँ लेबर एफर्ट को डिवाइड कर दिया है। लाइक कोई मिट्टी खोदेगा, कोई सीड्स बोएगा, इस तरह से काम को डिवाइड कर दिया है। कोई आपको खाली बैठा नहीं दिखेगा, यानी काम डिवाइड हो गया है। बट अगर इसमें से हम कुछ लोगों को हटा भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सपोज इसमें से हम 3 लोगों को कहीं और काम पर भेज दें, लाइक किसी और जमीन पर या किसी फैक्ट्री में, तो एक एडिशनल इनकम आएगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5 लोग काम कर रहे हैं एक लैंड पर क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो अगर 3 लोगों को हटा भी दे तो क्या होगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्रोडक्टिविटी पर। मतलब जितने क्रॉप्स उगाने थे उतने ही उगेंगे, जितनी फसल आनी थी उतनी ही आएगी। बस ये है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंगेजिंग देमसेल्व्स सारे लोग काम कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड, जब हम इस फैमिली के 3 लोगों को कहीं और काम करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एडिशनल इनकम आ रही है फैमिली में, और एडिशनल इनकम से फैमिली इनकम भी बढ़ रही है। तो ये 3 लोग खेत में काम भले ही कर रहे थे, बट ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। जी हाँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ विजुअली काम कर रहे थे, दिखाने के लिए काम जरूर कर रहे थे, लेकिन इनका इतना ज्यादा पोटेंशियल जो था वो यूज नहीं हो रहा था। यानी वो 3 लोग काम तो कर रहे थे, पर अपना फुल पोटेंशियल नहीं लगा पा रहे थे। फ्रेंड्स, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा काम जहां नंबर ऑफ पीपल को एक्सक्लूड कर भी प्रोडक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब पूरे पोटेंशियल से काम नहीं होता, जहां पर सिर्फ दिखाने के लिए कुछ और लोग काम करने लगते हैं, तब वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत से ज्यादा लोग हैं। इसीलिए अगर हम कुछ को निकाल भी देते हैं तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे वर्कर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयड या कह सकते हैं कि जॉबलेस ही हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको अभी बताया कि ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है, यानी रूरल एरियाज में ही ज्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में भी देखने को मिल सकती है और अदर सेक्टर्स में भी देखने को मिल सकती है। जैसे सर्विस सेक्टर में ऐसे हजारों वर्कर्स होते हैं जो डेली एम्प्लॉयमेंट की सर्च में निकलते हैं, जैसे पेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए और रिपेयर पर्सन्स हो गए। इनमें से बहुत से लोगों को हर दिन काम नहीं मिलता है और ये लोग बहुत कम ही अर्न कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो समझ आया आपको, ये जो शिफ्ट है, ये जो हमने आपको एम्प्लॉयमेंट का शेयर बताया, जीडीपी का शेयर बताया, इसमें इतना डिस्प्रपोर्शन क्यों है? मतलब कि ये जो प्राइमरी सेक्टर में इतने ज्यादा लोग हैं और बाकी दोनों सेक्टर्स में इतने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं, ऐसा क्यों है? और ये भी समझ आ गया कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का इतना कम क्यों है और सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का ज्यादा क्यों है। मेन रीजंस क्या हैं? क्योंकि टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर एक तो इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा और इसके साथ साथ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन तमाम चीजों के पीछे। तो हमने क्या पढ़ा? Let us revise once again. So friends, the share of the primary sector in GDP of the country was 74% between 1972-73 and 49% in 2011-12. The primary sector continues to be the largest employer even now. And why is it so? Let us know.
So friends, the secondary and tertiary sectors have not created enough jobs to enable a substantial number of people to migrate from agriculture to these sectors. यानी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स ने इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं की हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग शिफ्ट होकर इन दोनों सेक्टर्स में जा पाएं. Friends, many of the workmen in primary sector are underemployed or disguised unemployed. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. तो आपको पता है ना, disguised unemployment, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है. साथ ही फ्रेंड्स, disguised unemployment also occurs in urban areas and other sectors. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल जिसमें हमने समझ लिया कि where are most of the people employed, यानी कौन से सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, और साथ ही उसके पीछे जो रीजंस हैं वो भी हमने जान लिए. तो अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं.